नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे वर्बेनेसी कुल, फैमिली वर्बेनेसिया के बारे में। और आज के इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब हम असल में ये समझेंगे कि ये जो पौधे हैं ना, ये काम कैसे करते हैं और इनकी वास्तुकला कितनी कमाल की है। जरा सोचिए, उन सदियों तक खराब न होने वाले उन प्राचीन और विशाल समुद्री जहाज़ों के बारे में, जिन्हें बनाने में दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ी इस्तेमाल होती थी। हाँ, सागौन की लकड़ी। हाँ, और अब हाईवे के किनारे या बंजर जमीनों पर उगने वाली उस छोटी सी कांटेदार जंगली झाड़ी के बारे में सोचिए। मतलब बाहरी तौर पर तो इन दोनों में कोई समानता ही नजर नहीं आती। यही विरोधाभास तो इस पूरे विषय को इतना रोमांचक बनाता है। देखिए, जब हम द्विबीजपत्री मतलब डाइकॉट पौधों के इस विशेष कुल की बात करते हैं ना, तो हम असल में एक ऐसे विकासवादी मास्टरपीस को देख रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, जिसने मतलब खुद को हर तरह के पर्यावरण में ढाल लिया है। हम जिस वर्बेनेसी कुल के नोट्स आज देख रहे हैं, वो केवल एक प्रकार के पौधों का समूह नहीं है। तो फिर क्या है ये एक ऐसा लचीला डिजाइन है जो जरूरत पड़ने पर जमीन पर रेंगने वाली लता बन सकता है, मतलब अ क्लाइंबर। थोड़ा बड़ा होकर शाख या झाड़ी का रूप ले सकता है, और अगर परिस्थितियां सही हों तो एक विशालकाय पेड़ भी बन सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के शेप शिफ्टर जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इनके आकार और रूप इतने अलग अलग है, तो एक वनस्पति शास्त्री इन्हें पहचानता कैसे? मेरे मतलब है, जैसे हम इंसानों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट होते हैं ना। हाँ, फिंगरप्रिंट्स। तो इन पौधों का वो वानस्पतिक फिंगरप्रिंट क्या है जो मतलब ये साबित करता है कि ये सब एक ही परिवार के हैं? वो फिंगरप्रिंट इनके निदानिक लक्षणों में छिपा है, मतलब इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स। 4 ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जो इस परिवार की पहचान तय करते हैं। अच्छा, तो वो 4 लक्षण कौन से हैं? पहला है सम्मुख अनुपत्रहीन पत्तियां, मतलब ऑपोजिट एक्सट्यूपुलेट लीव्स। दूसरा है एक व्यास सम्मित पुष्प, यानी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। जाइगोमॉर्फिक। तीसरा द्विओष्ठी दलपुंज, मतलब बाइलेबिएट कोरोला। और चौथा है द्विदीर्घी पुंकेसर, यानी डाइडाइनमस स्टेमन्स। वाह। देखिए, ये केवल तकनीकी शब्द नहीं है, ये पौधे के सर्वाइवल टूलकिट का हिस्सा है। इसके साथ ही ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडुपी अंडाशय और अंतस्थ वर्तिका, मतलब टर्मिनल स्टाइल का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं। एक व्यास सम्मित पुष्प या जाइगोमॉर्फिक का असल में मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक ज्यामितीय आकार है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? ज्यामिति तो बस एक परिणाम है, असली कारण तो कीटों का नियंत्रण है। कीटों का नियंत्रण? वो कैसे? देखिए, जो फूल हर तरफ से गोल और समान होते हैं ना, जिन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, उनमें कोई भी कीट किसी भी दिशा से आकर बैठ सकता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि पराग कणों की बहुत बर्बादी होती है। लेकिन जाइगोमॉर्फिक फूल को अब केवल एक ही विशेष तल से 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इससे कीटों पर क्या असर पड़ता है? ये डिजाइन कीटों को मजबूर करता है कि वो फूल के अंदर केवल एक ही विशिष्ट दिशा और कोण से प्रवेश करें। ये मतलब प्रकृति का तरीका है ये पक्का करने का कि कीट का शरीर परागकोश से बिल्कुल सटीक जगह पर रगड़ खाए। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का वीआईपी प्रवेश द्वार है। बिल्कुल वीआईपी प्रवेश द्वार। हर किसी को एक ही लाइन से अंदर जाना होता है। और क्या इसी वीआईपी प्रवेश द्वार को द्विओष्ठी तलपुंज कहते हैं? हाँ, लेकिन इसमें एक और पिंच है। द्विओष्ठी का मतलब है 2 होंठों वाली संरचना। पंखुड़ियां इस तरह जुड़ती हैं कि वे एक ऊपरी होंठ और एक निचला होंठ बनाती हैं। और जो निचला होंठ है ना, वो असल में एक एक्सक्लूसिव लैंडिंग पैड की तरह काम करता है। लैंडिंग पैड? क्या बात है। हाँ, और ये हर किसी के लिए नहीं है। ये केवल उन विशिष्ट परागणकर्ताओं के लिए है जिनका वजन और जिनके मुंह की नली इस फूल के अनुकूल हो। तो जब सही कीट बैठता है तब क्या होता है? जब वो कीट इस निचले होंठ पर बैठता है तो फूल का ऊपरी हिस्सा उसके ऊपर एक छतरी की तरह आ जाता है, जो प्रजनन अंगों को मौसम की मार से भी बचाता है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है ना? लेकिन जब हम इन पौधों के वर्गीकरण के इतिहास को देखते हैं तो मुझे थोड़ी उलझन होती है, जैसे बेंथम और हुकर की प्रणाली से लेकर आज की आधुनिक एपीजी प्रणाली तक। हाँ, वर्गीकरण। इस परिवार की स्थिति कई बार क्यों बदली गई है?
क्या शुरुआती वनस्पति शास्त्री कुछ गलत कर रहे थे? नहीं, वो गलत नहीं थे। उनके पास बस उपकरण सीमित थे। देखिए, बेंथम और हुकर ने पौधों को मुख्य रूप से उनकी बाहरी बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया था। बाहरी बनावट मतलब मॉर्फोलॉजी। हाँ, उन्होंने इसे बायकार्पेलिटी सीरीज और पर्सोनस गण में रखा था। लेकिन बाहरी रूप धोखा दे सकता है ना। जब विज्ञान आगे बढ़ा और हमने पौधों के डीएनए और उनके आनुवंशिक स्तर का अध्ययन शुरू किया, तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। तो एपीजी प्रणाली जो है वो डीएनए पर आधारित है। बिल्कुल, एपीजी प्रणाली इसी आनुवंशिक शोध पर आधारित है। तो डीएनए ने हमें क्या नया बताया? डीएनए ने बताया कि वर्बेनेसी कुल का असली विकासवादी संबंध लामियालेज गण के साथ है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि कई ऐसे पौधे जिन्हें हम सदियों से वर्बेनेसी का हिस्सा मान रहे थे, वे आनुवंशिक रूप से लैमिएसी मतलब पुदीना परिवार के ज्यादा करीब थे। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण में वर्बेनेसी के कई वंशों को लैमिएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है। अच्छा, मतलब एक परिवार से निकालकर दूसरे परिवार में डाल दिया गया। हाँ, ये विज्ञान की खूबसूरती है, जहां हम अपनी समझ को लगातार परिष्कृत करते रहते हैं। वर्गीकरण की इस उथल-पुथल के बावजूद ये जानना दिलचस्प है कि ये परिवार दुनिया भर में कैसे फैला हुआ है। लगभग 100 वंश और 2600 प्रजातियां हैं इसकी। हाँ, और नोट्स के अनुसार ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस गर्म और नमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए इनके वानस्पतिक लक्षण किस तरह मदद करते हैं, खासकर जड़ और तने के मामले में? देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर होती है। सूरज की रोशनी और पानी के लिए पौधों में हमेशा होड़ लगी रहती है। सही बात है। इसलिए वर्बेनेसी में एक मजबूत मूसलाजड़ प्रणाली होती है, टैप रूट सिस्टम। द्विबीजपत्री होने के नाते ये गहरी जड़ एक तरफ तो विशाल सागौन के पेड़ को तूफानों में सीधा खड़ा रखती है, और दूसरी तरफ छोटे शाकीय पौधों को तपती गर्मियों में जमीन के बहुत नीचे से नमी खींचने में मदद करती है। जड़ का काम तो समझ आता है, लेकिन कुछ प्रजातियों में तना चतुष्कोणीय होता है, मतलब 4 कोनों वाला। तने गोल क्यों नहीं होते? यह चौकोर आकार क्या फायदा देता है? ये सीधे तौर पर भौतिक विज्ञान और संरचनात्मक अखंडता का मामला है। अच्छा, फिजिक्स। हाँ, एक चौकोर तना गोल तने की तुलना में हवा के झोंकों या बाहरी दबाव के खिलाफ ज्यादा लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है, खासकर उन प्रजातियों में जो झाड़ियां हैं। मतलब कम सामग्री में ज्यादा मजबूती? बिल्कुल, यह कम सेलुलर सामग्री का उपयोग करके अधिकतम मजबूती प्राप्त करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और इन्हीं चौकोर तनों पर वो पत्तियां लगी होती हैं जो सम्मुख होती हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। हाँ, ऑपोजिट लीव्स। और इनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, जो पत्तियों को एक मजबूत जाल जैसी संरचना देता है। लेकिन चलिए अब जड़ों और तनों से ऊपर उठकर उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसका फूल। हाँ, फूल। पुष्पीय लक्षणों को देखें तो इनका पुष्पक्रम ससीमाक्षी, स्पाइक या पैनिकल प्रकार का होता है। साइमोस स्पाइक्स। और फूल जायांगधर होते हैं। ये जायांगधर या हाइपोगाइनस होना क्या दर्शाता है? देखिए, हाइपोगाइनस फूल वे होते हैं जिनमें अंडाशय अन्य सभी पुष्पीय अंगों जैसे बाह्य दल, दल और पुंकेसर के जुड़ने के स्थान से ऊपर स्थित होता है। इसे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय या सुपीरियर ओवरी भी कहते हैं। लेकिन प्रकृति अंडाशय को इतना ऊपर क्यों रखना चाहेगी? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा? हाँ, अंडाशय पौधे का सबसे मूल्यवान हिस्सा है ना। ये उसका भविष्य है जहां बीज बनेंगे। जब कीट रस की तलाश में फूल के अंदर घुसते हैं तो वे अपने पैरों और पंजों से खरोच लगा सकते हैं। अंडाशय को बाकी सभी अंगों के ऊपर सुरक्षित रखकर पौधा इस बात की गारंटी देता है कि परागणकर्ताओं की हलचल के कारण इस नाजुक अंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये तो एक अभेद तिजोरी जैसा हो गया। बिल्कुल। और इसकी बाहरी चक्र में 5 संयुक्त बाह्य दल और 5 संयुक्त दल होते हैं, जिनमें कोरछादी दल विन्यास होता है। ये सब मिलकर उसी सुरक्षित नलिकाकार संरचना का निर्माण करते हैं। अब इस तिजोरी के अंदर जो नर और मादा अंग हैं उन पर बात करते हैं। पुमंग में 4 पुंकेसर होते हैं जो दल्लग्न होते हैं, मतलब पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं। हाँ, एपिपेटालिस। लेकिन इनकी व्यवस्था द्विदीर्घी होती है, यानी 2 लंबे और 2 छोटे, 2+2।
मेरा सवाल यह है कि 4 पुंकेसरों को एक ही ऊंचाई का बनाने के बजाय ये असमानता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर वे एक ही ऊंचाई के होंगे तो पराग कण कीट के शरीर के केवल एक ही हिस्से पर लगेंगे। अच्छा। जब कीट उस संकरी द्विओष्ठी नली में संघर्ष करते हुए अंदर घुसता है तो अलग-अलग ऊंचाई के पुंकेसर एक साथ काम करते हैं। कैसे? 2 लंबे पुंकेसर कीट की पीठ पर पराग लगाते हैं और 2 छोटे पुंकेसर उसके पेट या साइड वाले हिस्से पर। ये रणनीति पराग के वितरण क्षेत्र को दोगुना कर देती है। वाह, ये तो मतलब एक फूल के स्तर पर अधिकतम दक्षता का उदाहरण है। बिल्कुल, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अद्भुत। अब आते हैं जायांग यानी मादा अंग पर। यहाँ हम द्विअंडपी और युक्तांडपी संरचना देखते हैं, लेकिन एक शब्द है जिस पर मुझे बहुत जोर देना है और वो है अंतस्थ वर्तिका। टर्मिनल स्टाइल। हाँ, और इसके साथ ही अंडाशय का पूर्ण होना। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं बता रही थी ना कि ये पूरे वर्बनेसी कुल की पहचान का सबसे बड़ा निर्णायक बिंदु है। वर्तिका वह नली है जिसके जरिए परागकण अंडाशय तक पहुंचते हैं। अंतस्थ होने का मतलब है कि ये वर्तिका अंडाशय के बिल्कुल ऊपरी सिरे, मतलब उसके शीर्ष से निकलती है। अच्छा, टॉप से। हाँ, और अंडाशय पूर्ण होता है, जिसका अर्थ है कि वो बाहर से चिकना या अखंडित होता है। उसमें कोई गहरी दरारें या पालियां नहीं होती। ओवरीज एंटायर। यह एक ऐसी सूक्ष्म शारीरिक विशेषता है जो इस परिवार के हर सदस्य में पाई जाती है, चाहे वो 1 मिलीमीटर का फूल हो या विशालकाय पेड़ का फूल। तो अगर हम इस पूरी पुष्पीय वास्तुकला को किसी को समझाना चाहें तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन उपकरण है, पुष्पसूत्र। हाँ, पुष्पसूत्र। ये है स्तु द्विलिंगी ब्रैकेट K5 C5 A2+2 G2। बिल्कुल। ये सूत्र तो किसी भी सामान्य इंसान को गणित के किसी कठिन सवाल जैसा लग सकता है। क्या हम इस कोड को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सूत्र वास्तव में पूरे फूल का एक आनुवांशिक और रूपात्मक नक्शा है। सबसे पहले जो उस्तु का चिन्ह है, हाँ, ऊपर की तरफ तीर, यह बताता है कि फूल एक व्यासम्मित है, यानी वही वीआईपी प्रवेश द्वार जिसे केवल एक ही कोण से काटा जा सकता है। और द्विलिंगी का चिन्ह ये बताता है कि यह द्विलिंगी है, इसमें नल और मादा दोनों अंग मौजूद हैं। फिर जो BR है वो दर्शाता है कि शह पत्र मौजूद हैं। ब्रैकेट में K5 बाहरी घेरा, K बाह्य दल मतलब कैलिक्स के लिए है, 5 का मतलब 5 बाह्य दल, और ब्रैकेट का मतलब है कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। और C5 दलपुंज के लिए 5 पंखुड़ियां जो आपस में जुड़कर द्विओष्ठी नली बनाती हैं। फिर आता है A2+2। हाँ, वही नर अंग की व्यवस्था, द्विदीर्घी पुंकेसर, 2 लंबे और 2 छोटे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण G2। बिल्कुल, G जायांग के लिए है। इसके नीचे खींची गई रेखा बताती है कि ये ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, यानी वो सुरक्षित तिजोरी, और ब्रैकेट में 2 का मतलब है द्विअंडपी और युक्तांडपी। ये तो वाकई पूरे के पूरे पन्नों की जानकारी को एक छोटी सी लाइन में पिरोने जैसा है। बिल्कुल। अब जब ये पूरा परागण चक्र जो मुख्य रूप से कीटों द्वारा होता है, जिसे हम एंटोमॉर्फिली कहते हैं, जब ये पूरा हो जाता है तो फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ। और यहाँ भी हमें बहुत विविधता देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास निर्गुंडी जैसे पौधे हैं जिनमें अष्ठिल फल होता है, मतलब ड्रूप, जिसके अंदर एक सख्त गुठली होती है, पूरी तरह से गूदेदार होता है। एक ही परिवार में फलों के ये अलग अलग प्रकार क्यों विकसित हुए? देखिए, फलों का मुख्य उद्देश्य केवल बीजों को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें दूर दूर तक फैलाना भी है। अलग अलग प्रकार के फल अलग अलग जानवरों को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं। अच्छा, मतलब बीज प्रकीर्णन के लिए? हाँ, सीड डिस्पर्सल। गूदेदार सरस फल छोटे पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जो उन्हें पूरा निगल लेते हैं और बीजों को दूर किसी नई जगह पर अपनी बीट के साथ छोड़ देते हैं। और अष्ठिल फलों का क्या? अष्ठिल फलों की सख्त गुठली बीजों को उन बड़े जानवरों के पाचन तंत्र से सुरक्षित रखती है जो उन्हें खाते हैं। और कुछ प्रजातियों में शिज़ोकार्प फल भी होते हैं, जो सूखने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ताकि उन्हें हवा या पानी आसानी से बहा ले जा सके। बिल्कुल, ये सब मतलब प्रकृति की अलग अलग रणनीतियां हैं। ये तो प्रकृति की एक बेहतरीन मार्केटिंग रणनीति है। अब मैं उस सवाल पर वापस आना चाहता हूँ जो किसी भी वनस्पति शास्त्री के दिमाग में सबसे पहले आता है।
कौन सा सवाल? हमने बात की थी कि कई पौधों को वर्बेनेसी से निकालकर लेमियासी में डाल दिया गया। दोनों परिवारों में सम्मुख पत्तियां होती हैं, दोनों में द्विओष्ठी दलपुंज होता है और दोनों में द्विदीर्घी पुंकेसर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब बाहर से देखने पर ये बिल्कुल जुड़वा लगते हैं। तो वो कौन सा सूक्ष्म अंतर है जो इन दोनों को अलग करता है? यही वो बिंदु है जहां एक शौकिया पर्यवेक्षक और एक असली वनस्पति शास्त्री के बीच का फर्क पता चलता है। बाहर से भले ही वे एक जैसे दिखें, लेकिन जब आप उनके अंडाशय को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो सच्चाई सामने आ जाती है। तो अंडाशय में क्या दिखता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्बेनेसी में अंडाशय पूर्ण होता है, मतलब अखंडित, और वर्तिका बिल्कुल उसके शीर्ष से निकलती है, टर्मिनल स्टाइल। हाँ, ये तो वर्बेनेसी की पहचान है। कि वो 4 अलग-अलग हिस्सों में बटा हो। और सबसे खास बात, वर्तिका अंडाशय के शीर्ष से नहीं, बल्कि उन 4 पालियों के बीच में धंसकर बिल्कुल आधार से निकलती है। इसे जायांग नाभिक वर्तिका या गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल। वाह! ये सूक्ष्म कोशिका स्तरीय वास्तुकला वो निर्णायक रेखा है जो इन दोनों विकासवादी शाखाओं को हमेशा के लिए अलग कर देती है। कमाल है। कोशिकाओं के स्तर पर एक मामूली सा बदलाव कैसे पूरी प्रजाति का इतिहास बदल देता है। चलिए अब इस जटिल जीव विज्ञान से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये सब इंसानों के किस काम आता है। इसके आर्थिक महत्व पर नजर डालते हैं और जब वर्बेनेसी की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है सागौन या टेक्टोना ग्रैंडिस। बिल्कुल। ऐसी क्या खासियत है इस लकड़ी में जो इसे इतना महंगा और कीमती बनाती है? देखिए, सागौन दुनिया की बेहतरीन इमारती लकड़ियों में से एक है। इसकी खासियत इसकी आंतरिक रसायन विज्ञान में है। मतलब इसके केमिकल्स में? हाँ, सागौन की लकड़ी में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तेल और रबर मौजूद होता है। जब लकड़ी को काटा और सुखाया जाता है ना, तब भी ये तेल वहीं बने रहते हैं। अच्छा, तो ये तेल करते क्या है? यही कारण है कि यह लकड़ी अत्यधिक टिकाऊ, मौसम प्रतिरोधी और सबसे बड़ी बात, दीमक और फंगस के प्रति प्रतिरोधी होती है। लोहे की कीलें भी इसमें आसानी से जंग नहीं खाती। इसीलिए ऐतिहासिक रूप से समुद्री जहाजों में इसका इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। और उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर के निर्माण में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसके अलावा इस परिवार में औषधीय पौधे भी हैं। निर्गुंडी का नाम आयुर्वेद में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। हाँ, वाइटेक्स नेगुंडू। इसके पत्तों में कुछ विशेष फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो इसे एक शक्तिशाली दर्द निवारक और सूजन रोधी औषधि बनाते हैं। बुखार, खांसी और जोड़ों के दर्द में इसका व्यापक उपयोग होता है। सही कहा आपने। साथ ही हमारे पास लैंटाना और वर्बेना जैसे पौधे भी हैं जो उद्यानों में सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं। हालांकि लैंटाना के बारे में एक विवाद भी है। हाँ, लैंटाना कैमरा, इसके फूल बेहद खूबसूरत होते हैं जो रंग बदलते हैं, लेकिन ये एक अत्यधिक आक्रामक प्रजाति है ना। इन्वेसिव स्पीशीज। बिल्कुल, ये बहुत तेजी से फैलता है और स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। वो कैसे? क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी में ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो दूसरे पौधों को उगने नहीं देते। इसे एलिलोपैथी कहते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक पौधे की सफलता दूसरे पौधों के लिए खतरा बन सकती है। तो अगर कोई हमारी इस चर्चा को सुन रहा है और उसे वनस्पति विज्ञान की किसी उच्च स्तरीय परीक्षा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च फेलोशिप की तैयारी करनी है, तो उनके लिए इस पूरे विषय को मास्टर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? देखिए, किसी भी उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए तथ्यों को रटना काम नहीं आता, बल्कि मैकेनिज्म को समझना जरूरी होता है। तो वो चीट कोड्स क्या है जिन्हें उन्हें याद रखना चाहिए? अगर आपको वर्बेनेसी कुल को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठाना है तो इन 4 स्तंभों की कल्पना करें। पहला, द्विउष्ठी दलपुंज। याद रखें कि ये कीटों के लिए एक वीआईपी लैंडिंग पैड है। दूसरा, द्विदीर्घी पुंकेसर, 2+2 की वो असमान व्यवस्था जो परागण की सफलता की गारंटी देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अंतस्थ वर्तिका के साथ पूर्ण अंडाशय। यही वो मास्टर की है जो इसे लेमिएसी से अलग करती है। और चौथा आर्थिक महत्व में सागौन का बेजोड़ प्राकृतिक तेल संरक्षण। अगर विद्यार्थी इन अवधारणाओं को एक कहानी की तरह समझ लेते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से लेकर लघु उत्तरीय प्रश्नों तक वे किसी भी सवाल का बहुत ही सटीक उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले
मैं चाहता हूं कि हम सभी एक पल के लिए प्रकृति की इस बेमिसाल इंजीनियरिंग पर विचार करें। सोचिए, एक छोटे से बीज के भीतर छिपे डीएनए के कोड में एक मामूली सा परिवर्तन होता है। एक दिशा में वो अंडाशय के आधार से जुड़ता है और जायांगनाभिक बन जाता है, और दूसरी दिशा में वो शीर्ष से जुड़कर अंतस्थ बन जाता है। हाँ। सिर्फ ये एक सूक्ष्म वास्तुकला का बदलाव पूरे विकासवादी इतिहास को दो अलग-अलग रास्तों पर धकेल देता है। एक रास्ता पुदीना और तुलसी जैसे पौधों की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता सदियों तक टिकने वाले विशालकाय सागौन के पेड़ों की ओर। बहुत सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास मौजूद घास फूस या पेड़ों में, जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर अनदेखा कर देते हैं, विकासवाद के कितने गहरे और प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं। प्रकृति कुछ भी बिना कारण नहीं करती। हर एक कोशिका के आकार के पीछे लाखों वर्षों का संघर्ष और अनुकूलन छिपा होता है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय दृष्टिकोण है। हर पौधे की अपनी एक अनकही कहानी है। हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी यही था कि हम उन कहानियों को पढ़ सकें जिन्हें प्रकृति ने इन पत्तियों और फूलों में लिखा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।